हेलो दोस्तों, ऑडियो कथा में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेगी दुनिया की कुछ जानी मानी और मशहूर किताबें उनके ऑडियो विजुअल्स के साथ। तो बस सोते समय कान में हेडफोन्स लगाए और तैयार हो जाए कथाओं की दुनिया में खोने के लिए। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हैरी पॉटर और पारस पत्थर की कथा। यह किताब दुनिया की अब तक की सबसे मशहूर उपन्यासों में से एक है। हैरी पॉटर इस श्रृंखला में कुल 7 किताबें हैं जो बड़ी मशहूर है और इन्हें J.K. रोलिंग नामक एक ब्रिटिश लेखिका ने लिखा है। तो शुरू करते हैं एक रहस्यमय जादुई सफर हैरी पॉटर और पारस पत्थर के साथ। अध्याय 3 गुमनाम चिट्ठियाँ। ब्राजीलियन सांप के निकल भागने के कारण हैरी को अब तक की सबसे लंबी सजा मिली। जब उसे अलमारी से बाहर आने की छुट्टी दी गई तब तक गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी थी। डडली अपना नया वीडियो कैमरा तोड़ चुका था, रिमोट कंट्रोल वाले हवाई जहाज को चकनाचूर कर चुका था और पहली बार रेसिंग बाइक चलाते समय बूढ़ी मिसेस फिग को तब टक्कर मार चुका था जब वे बैसाखियों के सहारे प्रिवेट ड्राइव की सड़क पार कर रही थी। हैरी खुश था कि स्कूल बंद हो गया, परंतु डडली के गैंग से बचने का कोई उपाय नहीं था क्योंकि वे रोज घर आ धमकते थे। पियर्स, डेनिस, बैल्कम और गॉर्डन सब के सब मोटे और मूर्ख थे, परंतु चूंकि डडली उनमें सबसे मोटा और सबसे मूर्ख था, इसीलिए वह उनका लीडर था। बाकी सभी खुशी खुशी डडली के मन पसंदीदा खेल हैरी का शिकार में शामिल हो जाते थे। इस वजह से हैरी ज्यादातर समय घर से बाहर रहना पसंद करता था। यहाँ वहाँ भटकते हुए जब वह छुट्टियों के खत्म होने के बारे में सोचता तो उसे आशा की हल्की सी किरण नजर आती। जब सितंबर आएगा तो वह हाई स्कूल में जाएगा और जीवन में पहली बार वह डडली के साथ नहीं पढ़ेगा। डडली को वर्नॉन अंकल के पुराने स्कूल स्मेल्टिंगन्स में भेजा जा रहा था। पियर्स पॉलकिंस भी वहाँ जा रहा था। दूसरी तरफ हैरी एक सरकारी स्कूल स्टोनवॉल हाई स्कूल में जाने वाला था, जिसका डडली मजाक उड़ाता रहता था। स्टोनवॉल में पहले दिन बच्चों का सिर टॉयलेट के अंदर डालते हैं, उसने हैरी से कहा। चाहो तो ऊपर आकर उसकी प्रैक्टिस कर लो। नहीं धन्यवाद, हैरी ने कहा। बेचारे टॉयलेट के अंदर तुम्हारे सिर जितनी गंदी चीज पहले कभी नहीं गई होगी, वह बीमार होगा। इससे पहले कि डडली उसके कहने का मतलब समझ पाए, हैरी ने दौड़ लगा दी। जुलाई में पेटूनिया आंटी डडली को एक दिन लंदन ले गई क्योंकि डडली के लिए स्मेल्टिंगन्स की यूनिफॉर्म खरीदनी थी। हैरी को भी मिसेस फिग के यहाँ छोड़ गई। मिसेस फिग का व्यवहार आज पहले जितना बुरा नहीं था। बाद में हैरी को पता चला कि अपनी पालतू बिल्लियों में से एक के कारण वे गिर गई थी, जिससे उनकी टांग टूट गई और शायद इसीलिए अब मिसेस फिग को बिल्लियों से पहले जितना प्रेम नहीं रहा था। उन्होंने हैरी को टेलीविजन देखने दिया और उसे थोड़ा सा चॉकलेट केक भी दिया, जिसका स्वाद ऐसा था जैसे उसे कई सालों से संभाल कर रखा गया हो। उस शाम डडली ने अपनी नई चमचमाती यूनिफॉर्म में पूरे परिवार के सामने ड्राइंग रूम में परेड की। स्मेल्टिंग्स के में पढ़ने वाले लड़के महरून रंग का लंबा कोट, नारंगी नेकर और बोट्स नाम के स्ट्रॉ हैट पहनते थे। वे काटदार छड़ी भी रखते थे और टीचर्स की आग बचाकर उससे एक दूसरे को मारते थे। ऐसा लगता था जैसे बाद के जीवन के लिए उन्हें बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी जा रही थी। जब वर्नॉन अंकल ने डडली को नई यूनिफॉर्म में देखा तो वे भरी आवाज में बोले कि यह उनके जीवन का सबसे गौरवशाली पल है। पेटूनिया आंटी की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए और वे कहने लगी, उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा कि यह उनका छोटा सा डडली बेटू है जो इतना सुंदर और बड़ा दिख रहा है। हैरी की बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसे लग रहा था जैसे हंसी रोकने की कोशिश में उसकी 2 पसलियां पहले ही टूट चुकी होंगी। अगली सुबह जब हैरी नाश्ता करने गया तो किचन में भयानक बदबू भरी थी। ऐसा लग रहा था जैसे बदबू सिंक में रखे लोहे के एक बड़े टब में से आ रही थी। उसने इसमें झांक कर देखा। टब में गंदे कपड़े भरे थे जो भूरे पानी में तैर रहे थे। यह क्या है? उसने पेटूनिया आंटी से पूछा। उसने होठ जैसे सिले हुए थे क्योंकि जब भी वह सवाल पूछने की गुस्ताखी करता था वह अपने होठ कसकर बंद कर लेता था। तुम्हारी नई स्कूल यूनिफॉर्म, उन्होंने कहा। हैरी ने एक बार फिर टब में देखा। अच्छा, उसने कहा,
मुझे पता नहीं था कि उसका इतना गीला होना ज़रूरी है। बेवकूफ़ हो क्या? पेटूनिया आंटी ने तमतमाते हुए कहा। मैं तुम्हारे लिए डडली के पुराने कपड़े भूरे रंग में रंग रही हूँ। जब काम पूरा हो जाएगा तो यह यूनिफॉर्म भी बाकी बच्चों जैसी ही दिखेगी। हैरी को इस बारे में बहुत संदेह था, परंतु उसने सोचा कि बहस करने से कोई फायदा नहीं होगा। वह टेबल पर बैठ गया और उसने कोशिश की कि वह इस बारे में न सोचे कि स्टोनवॉल हाई स्कूल में पहले दिन उसका हुलिया कैसा दिखेगा। शायद वैसा जैसे उसने किसी बड़े हाथी की खाल ओढ़ रखी हो। डेडली और वर्नॉन अंकल अंदर आए और हैरी की नई यूनिफॉर्म की बदबू के कारण दोनों की ही नाक सिकुड़ी हुई थी। वर्नॉन अंकल ने हमेशा की तरह अपना अखबार खोला और डडली अपनी स्मेल्टिंग्स की छड़ी से, जिसे वह हर जगह साथ ले जाता था, टेबल पर ठक ठक करने लगा। तभी उन्हें लेटर बॉक्स खुलने की आवाज़ सुनाई दी और फिर फर्श पर चिट्ठियाँ गिरने की आवाज़ आई। चिट्ठियाँ लाओ डडली, वर्नॉन अंकल ने अखबार के पीछे से कहा। हैरी से कहो ना। हैरी, चिट्ठियाँ लाओ। डडली से कहिए ना। डडली, अपनी स्मेल्टिंग्स की छड़ी से चुभाओ। अपने आप को स्मेल्टिंग्स की छड़ी से बचाते हुए हैरी चिट्ठियाँ लाने चला गया। फर्श पर 3 चिट्ठियाँ पड़ी थी। वर्नॉन अंकल की बहन मार्च का पोस्ट कार्ड, जो ऑयल ऑफ वाइट पर छुट्टियाँ मना रही थी, एक भूरा लिफाफा जो शायद कोई बिल था, और एक चिट्ठी हैरी के नाम। हैरी ने चिट्ठी उठाई और उसे गौर से देखा। उसका दिल किसी बड़े रबर बैंड की तरह उछल रहा था। जिंदगी में किसी ने भी कभी भी उसे चिट्ठी नहीं लिखी थी। उसे कौन चिट्ठी लिखता? उसके ना तो दोस्त थे, न ही रिश्तेदार। वह किसी लाइब्रेरी का मेंबर भी नहीं था, इसीलिए उसे किताब लौटाने के बारे में अपमानजनक पत्र भी नहीं मिलते थे। बहरहाल, उसके सामने एक चिट्ठी थी और पते से यह साफ जाहिर था कि इसमें गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। मिस्टर एच पॉटर, सीढ़ियों के नीचे वाली अलमारी, 4 प्रिविट ड्राइव, लिटिल विंगिंग, सरे। लिफाफा मोटा और भारी था तथा पीले चमड़े के कागज से बना था और उस पर हरी स्याही से पता लिखा था। लिफाफे पर एक भी टिकट नहीं लगा था। लिफाफे को पलटते समय उसके हाथ कांपने लगे। हैरी ने देखा कि लिफाफे के पीछे जामुनी मोम की मोहर लगी थी और एक मोनो बना था। मोनो में एक शेर, एक चील, एक बिच्छू और एक सांप थे और बीच में बड़ा सा एच लिखा हुआ था। जल्दी करो लड़के, वर्नॉन अंकल किचन से चीखे। तुम क्या कर रहे हो? कहीं चिट्ठी में रखे बम की जांच तो नहीं करने लगे? वे अपने मजाक पर खुद ही हंस पड़े। हैरी किचन में वापस आया। वह अब भी अपनी चिट्ठियों को घूर रहा था। उसने वर्नॉन अंकल को बिल और पोस्ट कार्ड दे दिए, फिर बैठकर धीरे से अपना पीला लिफाफा खोलने लगा। वर्नॉन अंकल ने बिल वाला लिफाफा खोला, उसे नफरत से पढ़ा और फिर पोस्ट कार्ड पर निगाह डाली। मार्ज बीमार है, उन्होंने पेटूनिया आंटी को बताया। उसने बासी मछली खा ली थी। डैड, डडली अचानक चिल्लाया। डैड, हैरी के पास कुछ है। हैरी इस समय अपनी चिट्ठी खोलने ही वाला था, जो लिफाफे की तरह चमड़ी के भारी कागज पर लिखी गई थी, परंतु तभी वर्नॉन अंकल ने उसके हाथ से चिट्ठी तेजी से छीन ली। यह मेरी चिट्ठी है, हैरी ने कहा और उसे वापस छीनने की कोशिश की। तुम्हें चिट्ठी कौन लिखेगा? वर्नॉन अंकल ने ताना मारते हुए कहा। उन्होंने एक हाथ से चिट्ठी खोली और उस पर नजर दौड़ाई। ट्रैफिक लाइट्स जितनी तेजी से रंग बदलती है, उससे भी ज्यादा तेजी से उनका चेहरा लाल से हरा हो गया। और बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। कुछ ही सेकंड में उनका चेहरा बासी दलिए की तरह पूरा सफेद हो गया। पेटूनिया, वे हाफते हुए बोले। डडली चिट्ठी छीनने की कोशिश कर रहा था ताकि उसे पढ़ सके, परंतु वर्नॉन अंकल ने चिट्ठी इतनी ऊंची पकड़ रखी थी कि वो उसकी पहुंच से दूर थी। पेटूनिया आंटी ने उत्सुकता से चिट्ठी ली और पहली लाइन पढ़ी। एक पल के लिए तो ऐसा लगा जैसे वे बेहोश होने वाली हो। उन्होंने अपना गला पकड़ लिया और दम घुटने जैसी आवाज़ निकाली। वर्नॉन, हे भगवान, वर्नॉन! वे एक दूसरे की तरफ एकटक देखने लगे। वे भूल गए थे कि हैरी और डडली अब भी उसी कमरे में थे। डडली को यह सहन करने की आदत नहीं थी कि उसकी तरफ ध्यान न दिया जाए। उसने अपनी स्मेल्टिंग्स की छड़ी अपने डैडी के सिर पर खट से मारी। मैं उस चिट्ठी को पढ़ना चाहता हूँ, वह जोर से बोला। हैरी ने बौखलाते हुए कहा,
मैं इस चिट्ठी को पढ़ना चाहता हूँ क्योंकि वह मेरी चिट्ठी है। दोनों बाहर निकल जाओ, वर्नोन अंकल ने चिट्ठी को लिफाफे के अंदर ठुसाते हुए कहा। हैरी हिला भी नहीं। मुझे मेरी चिट्ठी चाहिए, वह चिल्लाया। मुझे चिट्ठी पढ़ने दो, डडली चीख रहा था। बाहर, वर्नोन अंकल गजरे। इसके बाद उन्होंने हैरी और डडली की गर्दन पकड़ी और उन्हें हॉल में से फेंक दिया और किचन का दरवाज़ा धड़ाम से बंद कर लिया। हैरी और डडली में तत्काल एक जोरदार परंतु खामोश लड़ाई होने लगी कि चाबी के छेद में से कौन सुनेगा। डडली इस लड़ाई में जीत गया और इसीलिए हैरी, जिसके एक कान पर उसका चश्मा लटक रहा था, पेट के बल लेटकर उस दरार में से सुनने लगा जो दरवाजे और फर्श के बीच थी। वर्नोन, पेटूनिया आंटी कांपती आवाज में कह रही थी। पता देखो, उन्हें कैसे मालूम वह कहाँ सोता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वे घर पर नजर रख रहे हो? नजर रख रहे हो, जासूसी कर रहे हो, पीछा कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है। वर्नोन अंकल बहुत परेशान आवाज में बोले। परंतु वर्नोन, हम क्या करें? इसका जवाब दे, यह कह दे कि हम नहीं चाहते। हैरी को दिख रहा था कि वर्नोन अंकल के चमकते काले जूते किचन में इधर से उधर आ जा रहे थे। नहीं, उन्होंने फैसला करते हुए कहा। नहीं, हम इसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे। अगर उन्हें कोई जवाब नहीं मिलेगा तो हाँ, यही सबसे अच्छा रहेगा। हम कुछ भी नहीं करेंगे। पर मैं अपने घर में उस तरह की कोई चीज़ नहीं चाहता पेटूनिया। जब हमने उसे घर में रखा था तो क्या हमने उस वक्त यह कसम नहीं खाई थी कि इस खतरनाक बेवकूफ़ी को बंद कर देंगे? उस शाम को ऑफिस से लौटने के बाद वर्नोन अंकल ने एक ऐसा काम किया जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। वे हैरी की अलमारी में उससे मिलने गए। जैसे ही वर्नोन अंकल दरवाजे में जैसे तैसे घुसकर अंदर आए, हैरी ने पूछा, मेरी चिट्ठी कहाँ है? मुझे किसने चिट्ठी लिखी है? किसी ने नहीं, उस पर गलती से तुम्हारा नाम लिखा हुआ था। वर्नोन अंकल ने रूखेपन से कहा, मैंने चिट्ठी जला दी है। कहीं कोई गलती नहीं थी, हैरी ने गुस्से से कहा। उस पर मेरी अलमारी का पता लिखा था। चुप रहो, वर्नोन अंकल इतनी जोर से चीखे कि छत से 2 मकड़ियाँ नीचे गिर गई। कई गहरी सांसें लेने के बाद वर्नोन अंकल ने अपने चेहरे को मुस्कुराने के लिए मजबूर किया, जो बहुत कष्ट में दिख रहा था। अच्छा हाँ, हैरी, इस अलमारी के बारे में तुम्हारी आंटी और मैं सोच रहे थे। अब तुम्हारे हिसाब से यह अलमारी छोटी पड़ने लगी है। हमने सोचा अच्छा यही रहेगा कि तुम डडली के दूसरे बेडरूम में रहने लगो। क्यों? हैरी ने कहा। सवाल मत पूछो, अंकल ने गुर्राते हुए कहा। अपना सामान ऊपर ले जाओ, अभी। डर्सली परिवार के घर में 4 बेडरूम थे। एक वर्नोन अंकल और पेटूनिया आंटी के लिए, दूसरा मेहमानों के लिए, आमतौर पर वर्नोन अंकल की बहन मार्ज, तीसरा जिसमें डडली सोता था, और चौथा जहाँ डडली अपने खिलौने और वे सारी चीज़ें रखता था जो उसके पहले बेडरूम में नहीं समा पाती थी। हैरी को अपना पूरा सामान अलमारी से इस कमरे तक लाने में सिर्फ एक ही चक्कर करना पड़ा। वह बिस्तर पर बैठा और उसने अपने चारों तरफ ध्यान से देखा। यहाँ रखी लगभग हर चीज़ टूटी फूटी थी। 1 महीने पुराना वीडियो कैमरा उस छोटे और सही सलामत टैंक के ऊपर पड़ा था जिसे एक बार डडली ने पड़ोसी के कुत्ते के ऊपर चढ़ा दिया था। कोने में डडली का पहला टेलीविज़न रखा था जिसे उसने उस दिन लात मारकर तोड़ दिया था जब उसका मनपसंदीदा सीरियल नहीं आया था। पक्षी रखने का एक बड़ा सा पिंजरा भी था जिसमें कभी एक तोता रहता था जिसकी अदला बदली करके डडली ने स्कूल के एक दोस्त से असली एयर राइफल ले ली थी। वह राइफल शेल्फ के ऊपर रखी थी और उसका कोना बुरी तरह पिचका हुआ था क्योंकि डडली उस पर बैठ गया था। बाकी की शेल्फों में किताबें रखी थी। कमरे में बस किताबें ही ऐसी दिख रही थी जैसे उन्हें कभी छुआ ही नहीं गया था। नीचे से डडली ने अपनी माँ पर चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। मैं नहीं चाहता वो वहाँ रहे, मुझे वह कमरा चाहिए, उसे वहाँ से बाहर निकालो। हैरी ने आह भरी और बिस्तर पर लेट गया। कल तक यहाँ रहने के लिए वह सब कुछ दे सकता था, पर आज वह बिना चिट्ठी के इस कमरे में रहने के बजाय चिट्ठी के साथ उसी अलमारी में वापस जाने के लिए तैयार था। अगली सुबह नाश्ते की टेबल पर सब चुप थे। डडली सदमे में था।
वह चीखा था, चिल्लाया था, अपने डैडी को अपनी स्मेल्टिंग्स की छड़ी से मारा था, बीमारी का नाटक किया था, अपनी माँ को लातें मारी थी, ग्रीन हाउस की छत से अपने कछुओं को फेंका था और इन सब के बाद भी उसे अपना कमरा वापस नहीं मिला। हैरी गुजरे हुए कल के इसी समय के बारे में सोच रहा था और दुखी हो रहा था कि काश उसने हॉल में ही अपनी चिट्ठी पढ़ ली होती। वर्नॉन अंकल और पेटूनिया आंटी एक दूसरे की तरफ रहस्यपूर्ण ढंग से देख रहे थे। वर्नॉन अंकल हैरी से अच्छा व्यवहार करने की कोशिश कर रहे थे और जब डाक आई तो उन्होंने डडली को डाक लेने भेजा। डडली पूरे हॉल में स्मेल्टिंग्स की छड़ी से हर चीज को ठोकता हुआ गया। फिर वह चिल्लाया, एक और चिट्ठी आ गई। मिस्टर एच पॉटर, सबसे छोटा बेडरूम, 4 प्रिविट ड्राइव। दबी हुई चीख के साथ वर्नॉन अंकल कुर्सी से उछले और उन्होंने हॉल में दौड़ लगा दी। हैरी उनके ठीक पीछे दौड़ रहा था। डडली के हाथ से चिट्ठी छीनने के लिए वर्नॉन अंकल को उसे जमीन पर गिराना पड़ा। यह काम और भी ज्यादा मुश्किल इसलिए हो गया क्योंकि हैरी ने पीछे से हाथ डालकर वर्नॉन अंकल की गर्दन पकड़ ली थी। 1 मिनट की उठापटक के बाद, जिसमें हर एक को स्मेल्टिंग्स की छड़ी कई बार पड़ी, वर्नॉन अंकल सीधे खड़े हुए। वे हाँफ रहे थे और हैरी की चिट्ठी उनके हाथ में थी। अपनी अलमारी में जाओ, मेरा मतलब है अपने बेडरूम में, वे हैरी से हाँफते हुए बोले। डडली, तुम भी जाओ, दफा हो जाओ। हैरी अपने नए कमरे में गोल गोल घूमता रहा। कोई जानता था कि वह अपनी अलमारी से निकलकर कहीं और सोने लगा था और वह यह भी जानता था कि उसे पहली चिट्ठी नहीं मिली। निश्चित रूप से इसका मतलब यह था कि वह दोबारा कोशिश करेगा और इस बार हैरी ऐसा इंतजाम कर लेगा ताकि वह उस तक चिट्ठी पहुंचने में सफल हो जाए। उसके दिमाग में एक योजना थी। अगली सुबह 6 बजे सुधरी हुई अलार्म घड़ी की घंटी बजी। हैरी ने लपक कर उसे बंद किया और चुपचाप कपड़े पहने। वह डर्सली परिवार को जगाना नहीं चाहता था, इसीलिए बिना लाइट जलाए वह दबे पांव नीचे उतरा। वह प्रिवी ड्राइव के कोने पर पोस्टमैन का इंतजार करने जा रहा था ताकि नंबर 4 की चिट्ठियां सबसे पहले उसी के हाथ लग जाए। अंधेरे हॉल से बाहर के दरवाजे की तरफ रेंगते समय उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। आ! हैरी हवा में उछल पड़ा। हैरी हवा में उछल पड़ा। वह फर्श पर पड़ी किसी मोटी और गिलगिली चीज पर चढ़ गया था, किसी जिंदा चीज पर। ऊपर की मंजिल की बत्तियां खट से जली और हैरी यह देखकर आतंकित हो गया कि जिस गिलगिली चीज पर वह चढ़ा था वह उसके अंकल का चेहरा था। वर्नॉन अंकल स्लीपिंग बैग में सामने वाले दरवाजे से टिककर सो रहे थे। यह बात तय थी कि वे पक्का इंतजाम कर लेना चाहते थे ताकि हैरी को वो काम न कर पाए जिसे करने की वह कोशिश कर रहा था। वे आधे घंटे तक हैरी को डांटते रहे और फिर उन्होंने उसे 1 कप चाय बनाकर लाने को कहा। हैरी पैर पटकते हुए दुखी मन से किचन में गया और जब वह लौट कर आया तब तक डाक आ चुकी थी और वर्नॉन अंकल की गोद में पड़ी थी। हैरी को दिख रहा था कि 3 चिट्ठियों पर हरी स्याही में पता लिखा था। मैं चाहता हूँ, उसने कहना शुरू किया, परंतु वर्नॉन अंकल उसकी आंखों के सामने उसकी चिट्ठियां फाड़ रहे थे। वर्नॉन अंकल उस दिन ऑफिस नहीं गए। वे घर पर ही रहे और उन्होंने कील ठोककर लेटर बॉक्स को बंद कर दिया। देखो, मुंह में कीलें भरी होने के बावजूद वे पेटूनिया आंटी को समझा रहे थे, जब वे लोग चिट्ठियां नहीं पहुंचा पाएंगे तो हार मान लेंगे। वर्नॉन, मुझे नहीं लगता कि वे इतनी आसानी से हार मान लेंगे। अरे, वे लोग तुम्हारी और मेरी तरह थोड़ी ही सोचते हैं। उनके सोचने का ढंग बहुत अजीब होता है, वर्नॉन अंकल ने कहा और फिर उन्होंने एक कील को फ्रूट केक के उस टुकड़े से ठोकने की कोशिश की जो पेटूनिया आंटी उनके खाने के लिए लाई थी। शुक्रवार को हैरी के नाम की 12 चिट्ठियां आ गई। जब चिट्ठियां लेटर बॉक्स में से अंदर नहीं घुस पाई तो उन्हें दरवाजे के नीचे से सरकार कर अंदर डाला गया। कुछ चिट्ठियों को किनारे की दरारों से और कुछ को तो नीचे वाले बाथरूम के रोशनदान से अंदर डाला गया। वर्नॉन अंकल उस दिन भी घर पर ही रहे। सारी चिट्ठियों को जलाने के बाद उन्होंने हथौड़ी और कीलें उठाकर अगले और पिछले दरवाजों की सारी दरारें बंद कर दी। अब कोई अंदर तो क्या बाहर भी नहीं जा सकता था। काम करते करते वे टिप को द्रु टुपलिप्स गुनगुना रहे थे और जरा जरा सी आवाज पर चौंक जाते थे। शनिवार को स्थिति नियंत्रण से बाहर होने लगी। हैरी के नाम की 24 चिट्ठियां घर के अंदर घुस आई।
जो 2 दर्जन अंडों के भीतर एक-एक करके मोड़ी और छिपाई गई थी। उनका दूध वाला बहुत परेशान दिख रहा था। जब उसने यह अंडे ड्राइंग रूम की खिड़की से पेटूनिया आंटी को दिए, वर्नॉन अंकल गुस्से से पागल होकर पोस्ट ऑफिस और डेयरी में फोन लगा रहे थे ताकि उन्हें कोई सही आदमी मिल जाए जिससे वे इसकी शिकायत कर सके। इस बीच पेटूनिया आंटी ने अपनी मिक्सी में वो चिट्ठियाँ पीस डाली। आखिर दुनिया में ऐसा कौन है जो तुमसे कुछ कहने के लिए इतना छटपटा रहा है? डडली ने हैरी से आश्चर्य से पूछा। रविवार की सुबह नाश्ते की टेबल पर वर्नॉन अंकल थके हुए और थोड़े बीमार से दिख रहे थे, परंतु वे खुश थे। इतवार को डाक नहीं आती। उन्होंने अखबार पर मुरब्बा लगाते हुए हुए उन्हें खुशी खुशी याद दिलाया। आज कोई बेहुदा चिट्ठी नहीं आ सकती। जब वे बोल रहे थे तभी किचन की चिमनी से कोई चीज सरसराती हुई नीचे आई और उनके सिर के पिछले हिस्से पर चटाक से पड़ी। अगली ही पल अंगीठी से 30 या 40 चिट्ठियां गोलियों की तरह बरसने लगी। बाकी सभी ने अपने सिर झुका लिए, परंतु हैरी चिट्ठी पकड़ने के लिए हवा में उछला। बाहर जाओ, बाहर जाओ! वर्नॉन अंकल ने हैरी को कमर से पकड़ा और बाहर में हॉल में फेंक दिया। जब पेटूनिया आंटी और डडली अपने चेहरों पर हाथ रखकर बाहर निकल गए तो वर्नॉन अंकल ने दरवाज़ा धड़ाम से बंद कर दिया। दरवाज़ा बंद होने के बाद भी बाहर से वे सुन सकते थे कि चिट्ठियों अब भी कमरे में तैरती हुई घुस रही थी और दीवारों तथा फर्श पर टकरा रही थी। बहुत हो गया, वर्नॉन अंकल ने कहा। वे शांत लहजे में बोलने की कोशिश कर रहे थे, परंतु बोलते समय अपने मूंछों के बाल लगातार उखाड़ते जा रहे थे। 5 मिनट में तुम सब चलने के लिए तैयार हो जाओ। हम लोग यहाँ से दूर जा रहे हैं। सिर्फ कुछ कपड़े पैक कर लो, कोई बहस नहीं। अपनी आधी मूंछ के बिना वे इतने खतरनाक दिख रहे थे कि उनसे बहस करने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। 10 मिनट बाद वे लोग कीलों से बंद दरवाजों को झटके से खींचते हुए बड़ी मुश्किल से बाहर आए, कार में बैठे और कार हाईवे पर हवा से बात करने लगी। डडली पिछली सीट पर सुबक रहा था। उसके डैडी ने उसे सिर पर मार दिया था क्योंकि अपने टेलीविज़न, वीसीआर और कंप्यूटर को स्पोर्ट्स बैग में पैक करने में उसे कुछ ज़्यादा ही समय लग रहा था। उनकी कार चलती रही और चलती रही, यहाँ तक कि पेटूनिया आंटी भी यह पूछने में डर रही थी कि वे जा कहाँ रहे थे। बीच बीच में वर्नॉन अंकल झटके से गाड़ी मोड़ लेते थे और कुछ समय तक विपरीत दिशा में कार चलाने लगते थे। जब वे झटके से गाड़ी मोड़ते थे तो वे यह शब्द बुदबुदाते थे, पीछा करने वालों अब क्या करोगे, पीछा करने वालों अब क्या करोगे। दिन भर हो गया, परंतु वे खाने पीने के लिए कहीं नहीं रुके। रात तक डडली दुखी होकर चिंघाड़ने लगा। उसकी जिंदगी में इतना बुरा दिन पहले कभी नहीं गुजरा था। वह भूखा था। उसके 5 मन पसंदीदा टेलीविजन सीरियल छूट गए थे। यही नहीं, आज से पहले वह अपने कंप्यूटर पर किसी दुश्मन को मारे बिना इतने समय तक कभी नहीं रहा था। आखिरकार वर्नॉन अंकल एक गंदे से होटल के सामने रुके जो एक बड़े शहर के बाहरी हिस्से में था। डडली और हैरी एक ही कमरे में सोए, जिसमें डबल बेड था और सीली हुई गंदी चादरें थी। डडली खर्राटे भरने लगा, तब हैरी जागता रहा। वह खिड़की के चौखट पर बैठकर नीचे से गुजरती हुई कारों की रोशनियां देख रहा था और सोच रहा था। अगले दिन नाश्ते में उन्होंने बासी कॉर्नफ्लेक्स और ठंडे डिब्बाबंद टमाटर के साथ टोस्ट खाए। उन्होंने नाश्ता खत्म ही किया था कि तभी होटल की मालकिन उनकी टेबल के पास आई। माफ़ कीजिए, परंतु क्या आप में से किसी का नाम मिस्टर एच पॉटर है? मेरे पास रिसेप्शन में ऐसी तरह की लगभग 100 चिट्ठियाँ रखी है। उसने एक चिट्ठी दिखाई ताकि वे हरी स्याही में लिखा पता पढ़ सके। मिस्टर एच पॉटर, कमरा नंबर 17, रेलव्यू होटल, कोकवर्थ। हैरी ने चिट्ठी को झपटना चाहा, परंतु वर्नॉन अंकल उसके बढ़े हुए हाथ को हटाकर एक तरफ कर दिया। मालकिन घूरती रही। मैं उन्हें ले लेता हूँ, वर्नॉन अंकल बोले और जल्दी से खड़े होकर वे उसके पीछे पीछे ड्राइंग रूम से बाहर चले गए। डियर, क्या यह बेहतर नहीं होगा कि हम घर लौट चले? पेटूनिया आंटी ने कई घंटे बाद डरते डरते सुझाव दिया, परंतु ऐसा लगा जैसे वर्नॉन अंकल ने उनकी बात सुनी ही नहीं। वर्नॉन अंकल क्या चाहते थे यह उनमें से कोई भी नहीं जानता था। वर्नॉन अंकल उन्हें कार से जंगल के बीचों बीच ले गए। वह कार से बाहर निकले, चारों तरफ देखा, अपना सिर हिलाया, दोबारा कार में बैठे और एक बार फिर चल पड़े। यही हाल ही में जूते एक खेत के बीच एक झूला पुल पे बीचों बीच
और एक बहुमंजिला कार पार्किंग में हुआ। डैडी पागल हो गए हैं, है ना? डडली ने पेटूनिया आंटी से देर शाम को ढीली आवाज में पूछा। वर्नॉन अंकल कार को समुद्र के किनारे पार्क करके और उन सभी को उसके अंदर लॉक करके कहीं चले गए थे। बारिश होने लगी। बड़ी बड़ी बूंदें कार की छत पर शोर मचाने लगी। डडली छींक रहा था। आज सोमवार है, वह अपनी माँ से बोला। द ग्रेट हैम्बर्टो आज रात आने वाला है। मैं किसी ऐसी जगह पर ठहरना चाहता हूँ जहाँ टेलीविजन हो। सोमवार, यह सुनकर हैरी को कुछ याद आया। अगर आज सोमवार था और टेलीविजन के कारण डडली से सप्ताह के दिनों के बारे में आमतौर पर कोई गलती नहीं हो सकती थी, तो कल यानी मंगलवार को हैरी का 11वां जन्मदिन है। जाहिर है उसके बर्थडे खास खुशी के मौके नहीं होते थे। पिछले साल डर्सली परिवार ने उसे कोट टांगने वाला हैंगर दिया था और वर्नॉन अंकल ने एक जोड़ी पुरानी मोजे भी। फिर भी कोई रोज रोज तो 11 साल का नहीं होता है। वर्नॉन अंकल वापस लौट आए और अब वे मुस्कुरा रहे थे। उनके हाथ में एक लंबा पतला पैकेट था और जब पेटूनिया आंटी ने उनसे पूछा कि वे क्या खरीद लाए हैं, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। बिल्कुल सही जगह मिल गई है, उन्होंने कहा। आ जाओ, सब बाहर निकल आओ। कार के बाहर बहुत ठंडक थी। वर्नॉन अंकल समुद्र के काफी भीतर एक बड़ी चट्टान की तरफ इशारा कर रहे थे। चट्टान के ऊपर एक छोटी सी झोपड़ी बनी थी, जिससे बुरी झोपड़ी की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। एक बात तो तय थी, वहाँ कोई टेलीविजन नहीं था। आज रात के लिए तूफान की भविष्यवाणी की गई है, वर्नॉन अंकल ने खुशी से दमकते हुए और ताली बजाते हुए कहा। और इस भले आदमी ने मेहरबानी करके हमें अपनी नाव उधार दे दी है। बिना दांतों वाला एक बूढ़ा आदमी धीमी गति से चलते हुए उनके पास आया। थोड़ी कुटिल मुस्कान के साथ उसने एक पुरानी नाव की तरफ इशारा किया, जो नीचे स्लेटी भूरे पानी में हिचकोले खा रही थी। खाने पीने का थोड़ा सामान मैंने ले लिया है, वर्नॉन अंकल बोले। सब लोग नाव पर चढ़ जाओ। नाव में उनकी कुल्फी जमने लगी। समुद्र की बर्फीली बौछार और बारिश उनके गले से नीचे उतर नहीं रही थी और ठंडी हवा चेहरे पर कोड़े बरसा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे घंटों बाद वे उस चट्टान तक पहुंचे जहां से वर्नॉन अंकल फिसलते और लड़खड़ाते हुए टूटी फूटी झोपड़ी तक ले गए। अंदर की हालत बहुत खराब थी। समुद्री शैवाल की बुरी बदबू आ रही थी। लकड़ी की दीवारों के बीच मोटी मोटी दरारों से हवा सीटी बजाती हुई आ रही थी और अंगीठी सीली व खाली थी। झोपड़ी में सिर्फ 2 ही कमरे थे। वर्नॉन अंकल ने खाने पीने के सामान में 4 केले और सबके लिए आलू चिप्स का एक एक पैकेट किया था। उन्होंने आग जलाने की कोशिश की, पर चिप्स के खाली पैकेट सिर्फ धुआं निकालकर ही सिकुड़ गए। ऐसे समय वह चिट्ठियां होती तो मजा आ जाता, है ना? वे खुशी खुशी बोले। वे बहुत अच्छे मूड में थे। जाहिर था वे सोच रहे थे कि इस तूफान में उन तक चिट्ठियां पहुंचाने कोई यहाँ तक नहीं आ सकता। हैरी मन ही मन इस बात से सहमत था, हालांकि इस विचार से उसे जरा भी खुशी नहीं हो रही थी। जब रात हुई तो भविष्यवाणी के अनुसार तूफान उनके चारों तरफ गरजने लगी। ऊंची लहरों ने बौछार झोपड़ी की दीवारों पर टकराने लगी और तूफानी हवा गंदी खिड़कियों को हिलाने लगी। पेटूनिया आंटी को दूसरे कमरे में कुछ सीले हुए कंबल मिल गए और उन्होंने दीमक लगे सोफे पर डडली के लिए बिस्तर लगा दिया। वे और वर्नॉन अंकल अंदर वाले मोटे पलंग पर सोने चले गए और हैरी को उसके हाल पर छोड़ दिया गया कि वह फर्श पर सबसे नर्म जगह ढूंढ ले और सबसे पतले तथा सबसे फटे कंबल के नीचे दुबक कर सो जाए। जब रात गहराने लगी तो तूफान और भी भयानक होता चला गया। हैरी सो नहीं सका। वह कांपता रहा, करवटें बदलता रहा और कोशिश करता रहा कि उसे थोड़ा आराम मिल जाए, परंतु उसका पेट भूख के मारे गुड़गुड़ कर रहा था। डडली के खर्राटे तूफान की आवाज में दब गए, जो आधी रात के करीब शुरू हुआ। डडली की घड़ी उसकी मोटी कलाई पर सोफे के नीचे लटकी हुई थी और हैरी को उसके चमकते डायल से यह दिख रहा था कि 10 मिनट बाद वह 11 साल का हो जाएगा। वह लेटा रहा और देखता रहा कि उसका बर्थडे टिक टिक करके करीब आ रहा है। वह सोच रहा था कि क्या डर्सली परिवार को उसका बर्थडे याद रहेगा, और यह भी कि चिट्ठियां लिखने वाला इस समय कहाँ होगा। 5 मिनट बचे थे। हैरी को बाहर किसी चीज के चरमराने की आवाज आई। उसे डर लगा कि कहीं छत टूट कर न गिर जाए, हालांकि ऐसा होने पर उसे अधिक गर्मी मिल जाएगी।
इसमें कोई संदेह नहीं था। 4 मिनट बचे थे। शायद प्रिवेट ड्राइव के घर में अब तक इतनी सारी चिट्ठियाँ इकट्ठा हो गई होगी कि जब वे वापस लौटेंगे तो वह किसी तरह से एक चिट्ठी चुराने में सफल हो जाएगा। 3 मिनट बचे थे। क्या यह समुद्र की आवाज़ थी जो इतनी बुरी तरह चट्टानों से टकरा रहा था? और 2 मिनट बचे थे। यह अजीब सी चटकने की आवाज़ कैसी थी? क्या कोई चट्टान समुद्र में गिर रही थी? 1 मिनट बचा था और फिर वह 11 साल का हो जाएगा। 30 सेकेंड, 20, 10, 9। शायद उसे डडली को उठा देना चाहिए, सिर्फ उसे चिढ़ाने के लिए। 3, 2, 1, भड़ाम! पूरी झोपड़ी हिल गई। हैरी उठकर सीधा बैठ गया और दरवाजे को घूरने लगा। कोई बाहर खड़ा था और अंदर आने के लिए दरवाज़ा खटखटा रहा था।